कितनी ऊंची चाहे क्यों ना हो, मगर रास्ते हमेशा हमारे कदमों के नीचे ही होते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक नए एपिसोड में सक्सेस टॉक्स, कहानी सफलता की। Good evening everyone and welcome to a new episode of Success Talk, कहानी सफलता की। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुलदीप सिंह, जिन्होंने रिसेंटली क्लियर किया है आरआरबी स्केल 3 का एग्जाम। तो आइए मिलते हैं। हेलो कुलदीप। हेलो मैडम। many congratulations। थैंक यू मैडम। ओके, सो आई थिंक हमारे सक्सेस स्टोरी के पूरे सीरीज में आप पहले ऐसे इंसान हो जो आरआरबी स्केल 3 के एग्जाम क्लियर करके आज हमारे साथ शो पे आए हो। ओके मैडम, थैंक यू। काफी अच्छा और अलग ये कन्वर्सेशन होने वाला है। सो स्टार्टिंग में मैं जानना चाहूंगी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान हनुमानगढ़ से मैडम। नाइस। सो आप शुरू से राजस्थान के ही रहने वाले हैं या फिर आप वैरायटी ऑफ प्लेसेस में रह चुके हैं? नहीं, मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग राजस्थान और हरियाणा दोनों में हुई है। मेरी ग्रेजुएशन भी हरियाणा में हुई है। सो ग्रेजुएशन किस बेस में किया था आपने? ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट हुआ था। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा। ओके, व्हिच इंजीनियर? मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, हरियाणा राइट? यस मैम। ओके, मैकेनिकल इंजीनियर 2013 यू सेड? नहीं, 2014, 2014। ओके, तो 2014 से लेकर के अभी तक ऑलमोस्ट 7 इयर्स के गैप में आपने क्या किया? मैम 2014 में ग्रेजुएशन के बाद में मैंने बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2014 में मैंने ज्वाइन किया कैरियर पावर सितंबर में। उसके बाद में मैंने उस साल मैं IBPS PO का फॉर्म नहीं फिल कर पाया था क्योंकि उसका टाइम निकल गया था। तो उसके बाद में मैंने एक SBI एसोसिएट PO उस टाइम जो निकलता था एसोसिएट बैंक्स का, और एक BOB कार्ड्स का एग्जाम फिल किया था। एसोसिएट बैंक का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था, पर बॉब कार्ड्स का एग्जाम क्लियर हुआ, देन इंटरव्यू हुआ, देन जनवरी 2015 में मैंने बॉब कार्ड्स ज्वाइन कर लिया। 2015 से लेके जनवरी 15 से लेके मैंने जून 16 तक बॉब कार्ड्स में काम किया। इस बीच मैंने IBPS PO की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, और IBPS में मैंने IDBI बैंक, जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी उस टाइम पे, वो मुझे अलॉट हुई। तो बॉब कार्ड्स से मैं रिजाइन करके IDBI बैंक में गया। देन अगेन नेक्स्ट ईयर मैंने दोबारा IBPS PO दिया। दोबारा मैं यूनियन बैंक में गया नेक्स्ट ईयर। उसके बाद में मैंने यूनियन बैंक में जब मैं वर्क कर रहा था उसी टाइम मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सिलेक्शन हुआ। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी, नया सेटअप था उस टाइम पे, तो मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में चला गया और इन्होंने मुझे ज्वाइनिंग भी राजस्थान में दे दी, जो मेरी होम लोकेशन थी। शुरू की जो IDBI बैंक, बॉब कार्ड्स और यूनियन बैंक था, उसमें मेरी पोस्टिंग मुंबई थी, जो घर से 1500 किलोमीटर थी। ये कंपेरेटिवली पास में थी, तो मैंने ये ज्वाइन किया। फिर लास्ट ईयर जब मेरा एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर 60 इयर्स कंप्लीट हुआ, तो मैंने सोचा कि आरआरबी स्केल 3 की प्रिपरेशन की जाए, ताकि डेजिग्नेशन भी बढ़े, सैलरी भी बढ़े, और एक अवसर मिले अपने स्टेट में ही रहने का। उस हिसाब से मैंने आरआरबी स्केल 3 की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया और मुझे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक अलॉट हुआ। सो आप बता सकते हैं क्या कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन होती है, या मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है एलिजिबिलिटी का फॉर आरआरबी स्केल 3 एग्जाम? आरआरबी स्केल 3 के लिए मैम 60 मंथ्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, 5 ईयर का एज एन ऑफिसर इन द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, मींस जैसे कि SBI CBO होता है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी काइंड का ये एग्जाम है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रीवियसली फाइनेंस सेक्टर में? यस मैम, यस। नाइस। इसमें IBPS आरआरबी के दो एग्जाम कंडक्ट करता है एक्सपीरियंस बेस पे। एक स्केल 2 है और एक स्केल 3 है। स्केल 2 मैनेजर पोस्ट और स्केल 3 सीनियर मैनेजर। स्केल 2 के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, और स्केल 3 के लिए 5 इयर्स का। तो आपने स्केल 2 का एग्जाम नहीं दिया था? नहीं मैम, स्केल 2 का नहीं दिया था मैंने।
सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके प्राइवेट की तरफ क्यों नहीं, सरकारी की तरफ झुकाव? मैम जैसा एक अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जॉब सिक्योरिटी जो है एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो इस हिसाब से सभी लोग सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना चाहिए। यही एक मेन पर्पस था, यही एक मेन मोटिव था गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए। और इस पूरे ड्यूरेशन में एनी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ऐसा कुछ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो आपको ड्राइव किया टुवर्ड्स ऑल दिस जर्नी? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अगर मैं बात करूं तो मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे टीच किया, जिन्होंने मुझे गाइड किया। इसके अलावा जो मेरे साथ साथ जो बाकी कलीग्स थे जिन्होंने मुझे कहा कि हाँ ठीक है, प्रिपेयर करती रहिए, यहाँ जॉब भी करती रहिए, साथ में प्रिपेयर करते रहिए। और इसके अलावा जैसे अड्डा 247 है, इसकी मैंने टेस्ट सीरीज या फिर कंटेंट में 2014 से ही फॉलो कर रहा हूँ, और शुरू में कोचिंग की थी, उसके बाद में भी जो डेली क्विजेस हैं, टेस्ट सीरीज है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। कुछ टीचर्स भी हैं अड्डा 247 के जिन्होंने काफी हेल्प की। एक सुरेंद्र सोलंकी सर हैं जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं, उनका एक ब्लॉग भी है, मैं उनको भी फॉलो करता हूँ। राइट। सो हम ये जानना चाह रहे थे कि आपने जॉब करते हुए हर साल एक ना एक एग्जाम क्रैक किया है, ये कैसे पॉसिबल है? एक लोग जॉब करने के बाद बिल्कुल थक ही जाते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, और आपने हर ईयर में एक एग्जाम क्रैक किया है, हम जानना चाहेंगे कैसे? मैम थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। आप जैसे बैंकिंग एग्जाम, जब बैंक में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको प्रिपरेशन का टाइम कम मिलता है, और आपको मैनेज करना होता है। आप सुबह 1 घंटा दीजिए या फिर शाम को 1 घंटा दीजिए, या दोनों टाइम 1-1 घंटा दीजिए। इसके अलावा बैंक की अगर बात करें तो एक मंथ में 6 डेज आपको ऑफ मिलता है, 2nd और 4th सैटरडे ऑफ है, और 4 संडे ऑफ है। राइट। हाँ, तो इनको मिला के ये इतना टाइम मिलता है। आप डेली पढ़ते रहिए 1-1 घंटा या 2-2 घंटा, और उसके बाद में जो सैटरडे संडे आपको मिलता है, 2 दिन अगर लगातार मिलता है, तो उसमें आप टेस्ट दीजिए या फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए, उनका एनालिसिस कीजिए। इस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की है। मैं सो अभी जो आपने एग्जाम दिया था उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? इसमें मैम कंप्यूटर था, फाइनेंशियल अवेयरनेस था, क्वांट्स था, रीजनिंग था, और इंग्लिश और हिंदी एक लैंग्वेज थी। इंग्लिश और हिंदी, इसमें से कोई भी आप लैंग्वेज एग्जाम में एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक मेंस का एग्जाम होता है, एक पेपर एंड एक इंटरव्यू, राइट? यस मैम, एक सिंगल एग्जाम में होता है और इंटरव्यू होता है। सो कुछ कट ऑफ फिक्स होता होगा आई गेस? यस मैम, कट ऑफ फिक्स होता है। इस बार लास्ट ईयर 84 था आउट ऑफ 200 रिटर्न की अगर बात करें तो। इस साल वो, हाँ, इस साल वो 74 हो गया था जनरल कैटेगरी के लिए। सब जनरल कैटेगरी से, राइट? नहीं मैम, मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। नाइस। एक्चुअली मुझे सुन के थोड़ी हैरानी हो रही है कि कंटिन्यूअसली हर साल एक एक एग्जाम क्लियर करना, रियली नाइस एक्चुअली। तो कुलदीप, आपके फैमिली में कौन कौन है? मदर, फादर और वाइफ है, और 2 सिस्टर हैं, दोनों मैरिड है। फादर टीचर है हरियाणा में, और मदर हाउसवाइफ है। एंड आपकी वाइफ क्या करती है? मेरी वाइफ स्टेट गवर्नमेंट में टीचर है, राजस्थान गवर्नमेंट में टीचर है। वेरी गुड। तो मींस दोनों हस्बैंड वाइफ इन गवर्नमेंट जॉब? यस मैडम। नाइस। कोई किड्स? नो मैम, नहीं मैम, नो किड्स। ओके। तो आपने आरआरबी स्केल 3 के लिए प्रिपेयर करना कैसे स्टार्ट किया? मैम लास्ट ईयर जून के अराउंड नोटिफिकेशन आया था, जून एंड में, तो मैं पहले से ही ट्राई कर रहा था कि इस बार अगर एग्जाम निकलेगा, जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा तब मैं मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। तो जून में जब नोटिफिकेशन निकला तो उस टाइम लास्ट ईयर लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही थी जून तक भी, तो एक टाइम वो थोड़ा हेक्टिक था, दिमाग में थोड़ा प्रेशर था कि हाँ ठीक है, बाहर की सिचुएशन सही नहीं है। फिर सुबह और शाम, जैसे मैंने पहले बताया कि सुबह 1 घंटा निकालना शुरू किया मैंने, और शाम को 1 घंटा। शुरू के 1 महीने मैंने मैथ्स और रीजनिंग किया, 1 घंटा सुबह मैथ्स और शाम को रीजनिंग। जो डेली क्विजेज आते हैं अड्डा 247 ऐप पे, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई
क्लर्क मेंस हो, आरआरबी पीओ मेंस हो, आरआरबी क्लर्क मेंस हो, जो क्विजेज आते थे, अगर मैथ्स का है, मैथ्स का अगर मैं सुबह करने बैठा तो वो सारे क्विजेज करता था। उसके बाद में उनको एनालाइज करता था कि उनमें मिस्टेक क्या हुई, किसी क्वेश्चन में मैंने क्या मिस्टेक की, कहीं कोई बेसिक्स में मिस्टेक्स है, कहीं कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, या फिर कहीं कोई सिली मिस्टेक की है। उसके बाद में उनको एनालाइज करके जहां जो मिस्टेक होती थी उनको करेक्ट करता था, और ऐसे ऐसे करते करते प्रैक्टिस के साथ में इम्प्रूवमेंट होता रहा। ओके। ये सेम चीज मैं रिपीट करता था शाम को रीजनिंग में। अच्छा। मैथ्स और रीजनिंग 50% वेटेज रखते हैं एग्जामिनेशन में। 200 मार्क्स का होता है TWS, टोटल वेटेड स्कोर, तो उसमें से 100 मार्क्स मैथ्स और रीजनिंग का है। तो मैंने शुरू के 1 महीने इन पे फोकस किया, बाद में मैंने कंप्यूटर और फाइनेंशियल अवेयरनेस और लैंग्वेज पे ध्यान दिया, क्योंकि उस लास्ट ईयर ये जून नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा, तो मैं ये मान के चल रहा था कि मेरे पास ऑलमोस्ट 5 मंथ का टाइम है, तो 1 महीना मैं शुरू में मैथ्स और रीजनिंग को ज्यादा देता हूँ, बाकी चीजें मैं बाद में कवर कर लूंगा। तो आपने लैंग्वेज में क्या सेलेक्ट किया था, इंग्लिश और हिंदी? मैम लैंग्वेज मैंने प्रिपरेशन हिंदी के लिए की थी, बट एग्जाम जब मैंने अटेम्प्ट किया तो एफए और कंप्यूटर करने के बाद में हिंदी पे जब गया, तो हिंदी का जो पोर्शन गो थ्रू अगर गया मैं, तो उसके बाद में मुझे लगा कि बहुत टाइम टेकिंग है। इसके बजाय मैं अगर इंग्लिश करूं तो ज्यादा सही में टाइम मैनेजमेंट कर पाऊंगा, और थोड़ा टाइम सेव करके लैंग्वेज में टाइम सेव करके मैथ्स और रीजनिंग में दे पाऊंगा, जो मेरी स्ट्रेंथ है। इसलिए मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया। ओके, नाइस एक्चुअली। Yes, तो ma'am. आपकी बेसिक एजुकेशन इंग्लिश हिंदी में किस लैंग्वेज में आपने मीन्स अपने बचपन से स्टडीज की? मैम अप टू द 10th स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम था मेरा, देन लैंग्वेज चेंज हुई और इंग्लिश मीडियम 11th 12th एंड देन अप टू द ग्रेजुएशन। तो आप इजीली कोप अप कर सके इंग्लिश के पेपर से? आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए, तो इंग्लिश का पेपर आपके लिए कैसा रहा? इंग्लिश का पेपर मैम एक्चुअली अगर मैंने इंग्लिश में प्रिपरेशन की होती, इंग्लिश की अगर मैंने शुरू में मॉक टेस्ट या फिर कुछ दिए होते, तो मैं और बेटर स्कोर कर सकता था और कम टाइम में कर सकता था हिंदी से अगर कंपेयर करें तो फिर भी मैंने एग्जाम में एकदम माइंड चेंज करके हिंदी के बजाय इंग्लिश अटेम्प्ट किया, फिर भी मेरे आउट ऑफ 40 21 या 22 मार्क्स आए थे। तो वो ठीक है, क्योंकि टाइम मैंने 15 मिनट्स ही दे पाया था। नहीं, किसी चीज सर्टेन चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करना एंड देन इतना अच्छा फिर भी 50% से ऊपर करके आना, इट्स रियली एक्चुअली अप्रिशिएबल। ओके, सो इंटरव्यू कैसा था आपका? लाइक क्या क्वेश्चंस थे उसमें, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितने लोग थे पैनल में? पैनल में 5 लोग थे। ओके। और मेरा इंटरव्यू हुआ था जोधपुर में। ओके, राजस्थान जोधपुर में। और पैनल में एक मैडम थी और बाकी सारे सर थे। इंटरव्यू पैनल में जो बेसिक्स क्वेश्चंस थे वो थे रिलेटेड टू जो मेरा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन था उसके बारे में, जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में। इसके अलावा करंट ऑनगोइंग सिचुएशन जो थी, फार्म बिल्स, तो फार्म बिल्स जो 3 आए थे उनके नाम पूछे हुए थे, एमएसपी पे चीजें पूछी गई थी। इसके अलावा पर्सनल चीजें पूछी गई थी, हॉबीज वगैरह पूछी गई थी, नाबार्ड आरबीआई के बारे में पूछा गया था। एक डिटेल्ड लंबा चला था इंटरव्यू। इसके अलावा अगर उन्होंने पैनल में जो सर थे उन्होंने लोन के बारे में भी काफी चीजें पूछी थी। कि आपने लोन किया है क्या, अगर आज तक लोन नहीं किया तो आरआरबी में तो लोन करना पड़ता है, अगर आपको जाते ही ब्रांच मैनेजर बना दिया तो हाउ विल यू हैंडल इट। इस तरह के क्वेश्चंस थे मैडम। ओके, मींस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए। यस मैडम, और करंट ऑनगोइंग जो सिचुएशन चल रही थी उस पे भी क्वेश्चंस थे। ओके, और ऐसा कुछ कि प्रेफर्ड लैंग्वेज आपसे पूछा गया हो, या इंग्लिश या हिंदी में इंटरव्यू, ऐसा कुछ? नहीं मैम, एक्चुअली एंटर करने के बाद में उन्होंने हिंदी से स्टार्ट किया। मींस ये एग्जांपल है कि इंटरव्यूज आर मींस कंपैटिबल, आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी कर सकते हो, राइट? यस मैडम, यस मैडम, एंड आई हैव गॉट 14 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन द इंटरव्यू। क्योंकि आपकी वीडियोस जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी जॉब में है और ड्रीम कर रहे हैं कहीं ना कहीं आगे ऑफिसर पोस्ट पे जाने के लिए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? अड्डा 247 एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है। एक जो डेली क्विजेज हुए,
आप उनको करते रहिए। मैथ्स और रीजनिंग पहले आप, अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल हैं अड्डा 247 ऐप पे, यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो हर टॉपिक का जहां आपको लगता है कि मैं वीक हूं उस टॉपिक का एक बार वीडियो चेक कीजिए, वीडियो देखिए पूरा। उसके बाद में उसी पे आप डेली क्विज़ेस कीजिए, या फिर अड्डा बैंकर्स अड्डा की जो वेबसाइट है उस पे भी जाएंगे तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक बार टॉपिक अंडरस्टैंड करने के बाद में आपको उस पे 40-50 क्वेश्चंस अगर आप उसी दिन अगर आप बनाओगे, उसी दिन आप सोल्व करोगे, तो उसके बाद में आपको लगेगा कि मुझे ये टॉपिक आता है और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ऐसा आपको जो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो जो आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक मुझे कम आता है या फिर इसमें मेरे को टाइम लगता है, तो आपको यही करना है। आप जैसे जैसे रीजनिंग और मैथ में करते रहोगे, रीजनिंग और मैथ में हो जाएगा। इसके बाद में अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो आप बैंकर्स अड्डा डेली का डालता है करंट अफेयर्स, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के बाद में, फाइनेंशियल अवेयरनेस के बाद में इंग्लिश, हिंदी बचा और कंप्यूटर बचा। कंप्यूटर के लिए जैसे मैंने पहले बताया, सुरेंद्र सोलंकी सर हैं बैंकर्स अड्डा के, जो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी यूट्यूब पे अड्डा ने काफी कंप्यूटर के रिगार्डिंग वीडियोस डाले हैं, उनको देख सकते हैं। कंप्यूटर के भी क्विजेस आते हैं डेली क्विजेस में, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश के भी डेली क्विजेस में आते हैं। एसएससी के भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि बैंक के अगर क्वेश्चंस कम आ रहे हैं डेली क्विजेस में, तो आप ऊपर से जो ऐप में ऑप्शन है वहां से चेंज करके एसएससी कर लीजिए और एसएससी के क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही होता है। प्रैक्टिस लैंग्वेज आप जहां से प्रैक्टिस कर सको, राइट? यस मैम, प्रैक्टिस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में टेस्ट सीरीज, मैंने अड्डा की जो लास्ट ईयर सीनियर मैनेजर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, जिसमें मुझे 5 टेस्ट मिले थे और 5-5 टेस्ट मिले थे हर सब्जेक्ट पे। इसके अलावा जब मुझे लगा कि ये टेस्ट कम है तो मैंने जीबीओ जनरल बैंकिंग ऑफिसर की टेस्ट सीरीज थी अड्डा 247 की, वो भी ज्वाइन की। उसमें 10 टेस्ट मिले थे, फिर मैंने वो किए, उसमें से 4 या 5 ही सोल्व किए थे। तो आप टेस्ट सीरीज भी जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चले कि कितने टाइम में आप क्या क्या सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। यस मैम। Thank you, Kuldeep. Thank you so much for coming to the session, and again, congratulations. थैंक यू मैडम। Thank you so much. तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में सक्सेस टॉक्स, कहानी सफलता की, ओनली ऑन अड्डा 24/7 अड्डा कामयाबी।